हेलो एवरीवन। आज हम बिन स्टडी का 9.2 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचा। उसका मीनिंग आपको बताएंगे और उसको प्रभावित करने वाले तत्व, निर्धारक तत्व के बारे में आपको बताएंगे। पर उससे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो है अनुकूलतम पूंजी ढांचा अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करता है। क्या कहना चाहता है ये कि जो बेस्ट पूंजी स्ट्रक्चर होगा ना, वो जो शेयर होल्डर हैं उनकी असेट्स मतलब संपत्ति, उनकी वेल्थ, धन दौलत को ज़्यादा करेगा। तो ये यहाँ पे ये कहना चाहता है। इसका मतलब पूंजी ढांचे का कितना महत्व है वंशधारियों के हिसाब से बहुत ही समझना ज़्यादा ज़रूरी है और उनको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। बट हमें तो इसका मीनिंग समझना फ़िलहाल। देखिए क्या मीनिंग है पूंजी ढांचे का। कहता है कि पूंजी ढांचे का अभिप्राय दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे टाइम के लिए जो दो वित्त लेंगे हम, उस किस किस स्रोत से कितना कितना लेना, वो रेशो किस अनुपात में। पूंजी ढांचे का स्पष्ट अर्थ समझने के लिए इससे मिलते जुलते दो अर्थ समझ लीजिए, पूंजीकरण कैपिटलाइजेशन और वित्तीय ढांचा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो तीनों शब्दों का अर्थ समझने के बाद आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि एक कंपनी को अपना व्यवसाय भली प्रकार संचालित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, जिसे निम्नलिखित साधनों से वह पूरा करता है। ठीक है ना, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जो कैपिटल अर्निंग वगैरह है, इस चीज़ से। पैसे टूल किट में क्या मीनिंग है इसका अभिप्राय दीर्घकालीन कोषों के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात। वही बात है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ढांचे का अर्थ आपको पता चल गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वित्त व्यवस्था निर्णय। क्यों लेके जा रहे हैं हम आपको वहाँ, सुनिए। वित्त व्यवस्था निर्णय वित्तीय निर्णय के 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक निर्णय का नाम है वित्त व्यवस्था निर्णय। तो जो वित्त व्यवस्था का निर्णय का मीनिंग है वही जो अभी हम पढ़ा रहे थे उसका मीनिंग है। पढ़ा के दिखाते हैं। वित्त व्यवस्था निर्णय का अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि आवश्यक वित्त की विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो दीर्घकालीन वित्त के मुख्य स्रोतों में समतांश पूंजी हो गया। ठीक है, जिस तरह वहाँ पे भी वही था ना कि इन सब का जो सोर्स है किस किस अनुपात में प्राप्त किया जाएगा वहाँ धन को, यहाँ पे भी ऐसी है वित्त व्यवस्था निर्णय में कि भाई धन की आवश्यकता दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त करनी है। भाई कितनी मात्रा में समतांश पूंजी से, कितनी मात्रा में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, कितनी मात्रा रिटेन अर्निंग से, कितनी मात्रा डिवेंचर की, कितनी लॉन्ग टर्म लोन की। तो ये सारे मात्राओं का पता लगाएंगे और ये वित्त व्यवस्था निर्णय कहलाएगा। ठीक है, तो वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक हैं जो ये हमारे वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक आ गए, जैसे कि रोकड़ प्रवाह स्थिति, लागत, जोखिम निर्गमन लागतें, स्थायी प्रचलन लागतों का स्तर। सेम टू सेम जो वहाँ पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले घटक हैं कि जैसे हैं। ठीक है, देखो ये तो मैंने यहाँ से आपको दिखाया, अभी डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। पहले आप ये कन्फर्म कर लें भाई, जहाँ वित्त व्यवस्था निर्णय का क्वेश्चन आ जाएगा उसको प्रभावित करने वाले घटक, वहीं पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाला घटक या उसका अर्थ आप डाल सकते। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही होगा। ठीक है, यह आ गए पूंजी ढांचे के चयन को प्रभावित करने वाले घटक। तो जो वहाँ पे थे लाभांश वाले, लाभ वाले, वो सेम यहाँ पे वही हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इनका आपको मतलब बताएंगे। तो चाहे क्वेश्चन वो आए चाहे क्वेश्चन ये आए, दोनों में एक ही आंसर आप डालेंगे मीनिंग के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया आपका पॉइंट रोकड़ प्रवाह स्थिति। जो कैश फ्लो की पोजीशन है वो बता रहा है कि पूंजी ढांचे का चयन करते समय भावी रोकड़ स्थिति का ध्यान में रखा जाएगा कि स्थिति बहुत अच्छी होने पर ऋण पूंजी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऋण पूंजी पर ब्याज और मूल राशि की वापसी के लिए बहुत अधिक रोकड़ की ज़रूरत होती है। तो रोकड़ प्रवाह स्थिति को ध्यान में रख कर डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद है ब्याज आवरण अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशो है जो ICR बोलते हैं इसको। इस अनुपात की सहायता से अज्ञात किया जाएगी कि ब्याज के भुगतान है जो के लिए उपलब्ध राशि है जो हमारी ब्याज की राशि की कितनी गुना है, मतलब जो उपलब्ध राशि है और ब्याज की राशि से कितनी ज़्यादा गुना है। तो यह अनुपात जितना अधिक होगा अधिक होने की संभावना होगी, मतलब तो कंपनी की ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जितना अधिक अनुपात उतनी ही संभावना इसकी अधिक हो जाएगी। तो इस अनुपात को इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। ICR मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशो, EBIT डिवाइड में इंटरेस्ट। तो EBIT का मतलब जो है उपलब्ध राशि है जो ब्याज के लिए, वो ब्याज के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि मतलब। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो
निकाल पाएंगे, और ये भी पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाला घटक है। उसके बाद है ऋण भुगतान आवरण अनुपात, डेबिट सर्विस कवरेज रेशो, DSCR। मतलब यह अनुपात, आवरण अनुपात जो ICR की कमी को दूर करता है। मान लो पिछले अनुपात में, जो पिछले पॉइंट में कोई कमी है, कोई गड़बड़ है, तो उसको दूर करेगा ये। इससे कंपनी की रोकड़ स्थिति स्पष्ट हो जाती है भाई क्या है। तो DSCR निकालने का ये फॉर्मूला है आपके सामने। तो अगर फॉर्मूला याद ना हो तो मीनिंग आप डाल दीजिए, ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना यह अधिक अनुपात होगा, ऊंचा होगा, मतलब कंपनी की ऋण भुगतान क्षमता जो है वो उतनी ही अधिक अच्छी होगी, और पूंजी ढांचे से अधिक ऋण का प्रयोग वो कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद है विनियोग पर आय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। मतलब एक कंपनी की विनियोग की दर, आय दर है जो जितनी अधिक होगी वह उतनी ही अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता रखती है। मतलब ROI ज़्यादा होगा तो वह जो ऋण पूंजी है उसका प्रयोग ज़्यादा कर पाएगा। विनियोग पर आय की गणना निम्नलिखित सूत्र से आप कर सकते हैं। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, EBIT डिवाइड में टोटल इन्वेस्टमेंट। जो EBIT वो पहले आया था ना, वही वाला है, मतलब कि ब्याज के भुगतान के लिए उपलब्ध धनराशि। ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, मतलब कंपनी की ऋण लेने की क्षमता ऋण की लागत पर निर्भर करती है। यदि ऋण पूंजी पर ब्याज की दर कम होगी तो अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा इसके विपरीत होगा। ऋण की लागत समझ गए ना आप लोग। उसके बाद है कर दर। कर की दर ऋण की लागत को प्रभावित करती है। कर की दर जितनी अधिक होगी ऋण की लागत भी उतनी ही कम हो जाती है। मतलब ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और इसका कारण ऋण पूंजी पर ब्याज है जो कंपनी का खर्च मानकर लाभों में से घटाया जाना है तथा कर की बचत करना है। मतलब इस तरह से आप नहीं समझ आए तो यहाँ एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कंपनी 100 ऋण लेती है 100 रुपये का, तो उस पर ब्याज की जो दर है 10% है और कर की दर 30% है। तो EBIT में से 10 रुपये के घटाने से 3 रुपये की ही बचत होगी। ठीक है ना, क्योंकि 10% का 30 जो है 10% ब्याज है, ब्याज पे तो टैक्स लगेगा, जो इनकम ये है ना। तो 10% का करेंगे, यहाँ पे 3 रुपये निकल जाएगा, और 10 रुपये के नहीं घटाया जाएगा, बल्कि 10 रुपये पर 30% की दर हो 3 रुपये हो गया। तो इस तरह 10 रुपये ब्याज का भुगतान किया गया है, तो दूसरी तरफ 3 रुपये करके बचा लिए गए हैं। तो कुल मिला के 7 वास्तविक लागत है 10% नहीं बल्कि 7% है। तो इस प्रकार यदि कर की दर 40% हो तो वास्तविक ऋण की लागत 6% रह जाएगी। तो शायद समझ आ गया होगा आपको कर दर के बारे में, तो दोबारा सुन लेना आप। समता, उसके बाद है समता पूंजी की लागत। समता अंश की लागत ऋण पूंजी के प्रयोग से प्रभावित होती है। जितनी अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग किया जाता है उतनी समता अंश पूंजी में वृद्धि होगी लागत में। इसका कारण है कि ऋण पूंजी के प्रयोग से समता अंशधारियों की जोखिम में वृद्धि होती है। ऋण पूंजी का प्रयोग एक सीमित स्तर तक ही किया जा सकता है। जो ऋण पूंजी है ना, लोन लेते हैं तो उसको लिमिटेड लेवल पर ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस स्तर के बाद भी ऋण पूंजी का प्रयोग किया जाता है तो समता अंश पूंजी लागत तेज़ी से बढ़ने लगती है और इसका अंश के बाजार मूल्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति अच्छी नहीं है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो वो यही कहना चाह रहा है, जो समता पूंजी की जो लागत है उसको ज़्यादा जाने देना नहीं है, उसको कंट्रोल में करके रखना है। निर्गमन लागतें, जो फ्लोटिंग कॉस्ट है, निर्गमन लागतें का अभिप्राय उन खर्चों से है जो प्रतिभूतियाँ, जैसे कि हमारी समता अंश है, पूर्वाधिकार अंश या डिवेंचर को जारी करने के लिए किया जाते हैं। समता अंश समझते होंगे ना आप, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी बोलते हैं इसको। तो को जारी करने के लिए किया जाता है। मतलब ये वाली लागतें जब इनको हम इशू करते हैं तब ये खर्चे आते हैं। तो इनके उदाहरण है अभिगोपन, मतलब कमीशन ऑफ अंडर राइटिंग, इस तरह के खर्चे हैं जो। उसके बाद है जोखिम विचार, मतलब कि व्यवसाय में 2 प्रकार के जोखिम उत्पन्न होते हैं। एक होता है व्यावसायिक जोखिम, ऑपरेटिंग जोखिम भी बोलते हैं इसको, जिसमें जैसे कि जो फिक्स होता है, मतलब ऐसे खर्चे, ऐसी लागतें जैसे कि भवन का किराया, बिल्डिंग का जो रेंट है, सैलरी है, इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट है, ये तो भुगतान ना किए जाने का जोखिम बना रहता है। भाई कैसे देंगे, कैसे करेंगे, करना ही करना है कुल मिला के। ये तो इस तरह के जोखिम को बोलते हैं व्यावसायिक जोखिम। दूसरा है वित्तीय जोखिम। वित्तीय जोखिम के अंतर्गत आ जाएगा जैसे ब्याज, ठीक है ना, ब्याज देना होता है ना वित्त। जैसे मान लो बड़ी मात्रा में पैसा लोन ले रखा, उधार ले रखा।
पूर्वाधिकार लाभांश, ऋण की मूल राशि की वापसी कैसे होगी, को वायदे पर न पूरा किए जाने का जोखिम बना रहता है। ठीक है। उसके बाद लोचशीलता। लोचशीलता का मतलब होता है परिवर्तन करना, बदलाव लाना। तो पूंजी ढांचे में परिवर्तन, लोचशीलता होनी चाहिए। मतलब पूंजी ढांचा इस तरह का होना चाहिए कि समय पर उसमें बदलाव किया जा सके आसानी से। तो यह लोचशीलता का अभिप्राय इस बात से है कि आवश्यकता पड़ने पर व्यवसाय में पूंजी की राशि को आसानी से कम या अधिक किया जा सके। तो लोचशीलता का मतलब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि व्यवसाय में पूंजी की राशि को कम करना केवल ऋण पूंजी या पूर्वाधिकारंश पूंजी की दशा में ही संभव है। ठीक है। यदि किसी समय व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक पूंजी हो तो इन दोनों का भुगतान किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से ये था लोचशीलता, मतलब समय के अनुसार चेंज करने की एक पावर होना। अब आ गया है कंट्रोल, मतलब कि नियंत्रण। पूंजी ढांचे का निर्माण करते समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान अंशधारियों मतलब कि शेयर होल्डर का नियंत्रण प्रभावित न हो। जो मतलब मालिक हैं उनका कंट्रोल किसी तरह से प्रभावित ना हो। यदि धन इकट्ठा करने के लिए समता अंशों को जारी किया जाता है तो इससे कंपनी के अंशधारियों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा प्रभाव क्या है, वर्तमान अंशधारियों के नियंत्रण पर पड़ता है। क्योंकि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, समता अंशधारी होते हैं, जो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर, तो अगर हम इसको और मार्केट में शेयरों को बेचेंगे इक्विटी वालों को, तो उससे क्या होगा, जो ये शेयर होल्डर होते हैं वो मालिक है, उनके हाथ में कंट्रोल है। अगर हम इनको, जैसे हमें पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और हम शेयर होल्डरों को बेच देंगे, शेयरों को बेचेंगे, तो उससे और ज़्यादा शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे। फिर कंपनी का नियंत्रण क्या है, और लोगों के हाथ में चला जाएगा, मतलब स्वामियों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर वर्तमान जो अंशधारी हैं, शेयर होल्डर हैं, कभी भी पसंद नहीं करते। क्यों, अब पहले इतने थे और हो गए, अब डिसीजन लेने में फिर उनकी पूछताछ करो, कैसे लेना कैसे नहीं लेना, तो इससे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है वैधानिक ढांचा, मतलब पूंजी ढांचा सरकारी नियमों से प्रभावित होता है। जैसे कि बैंकिंग कंपनियां केवल समतांश पूंजी का ही निर्गमन कर सकती है, मतलब कि जो इक्विटी शेयर है उनको ही इशू कर सकती है, किसी अन्य प्रकार की जो प्रतिभूति का वो कर नहीं सकती, निर्गमन मतलब इशू नहीं कर सकती उनको। इसी प्रकार अन्य कंपनी द्वारा भी वित्त व्यवस्था करते समय निर्धारित जो ऋण क्षमता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशो है, का पालन करना भी उसको जरूरी होता है। अब अलग अलग आदर्श कंपनी अलग अलग अपना डेब्ट इक्विटी रेशो रखती है, जैसे 2:1, 4:1, 6:1, any1। ठीक है। तो ये पालन करना होता है सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार। तो वैधानिक ढांचा मतलब जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन है उनका पालन करना। स्टॉक बाजार की स्थितियाँ, मतलब कि स्टॉक बाजार की स्थिति का अभिप्राय है मंदी काल व तेजी काल से होने से है। मंदी काल तेजी काल मतलब कभी मंदा हो जाना, कभी तेजी आ जाना काम में। तो इन दोनों स्थितियों का वित्त के स्रोतों के चयन पर प्रभाव पड़ता है। क्यों, मंदी तेजी के हिसाब से हम जोखिम लेते हैं काम का, पैसों का। मंदी काल में अधिक जोखिम के डर से निवेशक प्राय समता अंशों में विनियोग करना अच्छा नहीं समझते। दूसरी ओर तेजी काल में अधिक लाभों की उम्मीद से वे समता अंशों में विनियोग करना श्रेष्ठ समझते हैं। तो उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं, भाई मंदा है या तेज है, कहाँ पे पैसा लगाना, कहाँ पे पैसा नहीं लगाना। कंपनियों को पूंजी बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखकर ही पूंजी स्रोतों का चयन करना होता है। अन्य कंपनियों का पूंजी ढांचा, जो कैपिटल स्ट्रक्चर अदर कंपनीज हैं, वह उद्योग जिसमें एक कंपनी संबंधित है का पूंजी ढांचा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक उद्योग की सभी कंपनियां लगभग एक जैसा माल तैयार करती हैं, तो एक जैसे उत्पादन लागतें होती हैं, तो एक जैसी तकनीक पर निर्भर करती हैं, तो एक जैसे लाभदायकता रखती हैं, इसलिए सभी के पूंजी ढांचे का स्वरूप भी लगभग एक समान ही होता है। तो इसी आधार पर सभी उद्योगों के लिए अलग अलग ऋण क्षमता अनुपात प्रचलन में है। अतः कंपनी को वित्त व्यवस्था करते समय संबंधित उद्योगों में प्रचलित ऋण क्षमता अनुपात को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ एक जैसा है तो उसका हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताए जो पूंजी ढांचा है को प्रभावित करने वाले घटक, और ये ही सब चीज़ें हैं वित्त व्यवस्था निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजन जो हमारा है, उसी को प्रभावित करने वाले घटक भी वही हैं जो पूंजी घाटे को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो एक पर्सन का अगर आप आंसर याद कर लेते हैं तो दूसरे का भी आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन में ये आता है कि वित्त व्यवस्था निर्णय क्या है, इसको प्रभावित करने वाले घटक बताइए, या ये आज पूंजी ढांचा किसे कहते हैं, उसको प्रभावित करने वाले घटक बताइए, तो दोनों का आंसर एक ही रहेगा। तो एक तीर से दो निशाने आप इस तरह चला सकते हैं। थैंक यू।